आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारे पास आज की फर्स्ट न्यूज़ है इसरो का आदित्य L1 मिशन, जिसको इसरो अभी रिसेंटली 2 सितंबर को लॉन्च कर चुका है। तो उसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। इस मिशन को 11:50 AM से लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा श्रीहरिकोटे, वहीं से इसको लॉन्च किया था। इसका जो स्पेस क्राफ्ट है वो 1.5 टन का इसका जो वेट है वो रहेगा, जिसमें 7 पेलोड्स को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं लैग्रेंजे पॉइंट्स। अब आदित्य L1, तो उसमें जो L1 है उसका मतलब है लैग्रेंजे पॉइंट 1। अर्थ और सन के 5 ऐसे लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो एक स्टेशनरी कंडीशन में स्टेट में रह सकता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और वहीं से वो सन को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये जो मिशन है 5 साल के लिए हमारा रहेगा। ये जो L1 हमारा लैग्रेंजे पॉइंट है, यहाँ पर हम उस स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करने वाले हैं। तो ये अभी यहाँ से लॉन्च हो चुका है, अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। जब पहुँच जाएगा तो वो वहाँ से हमें इमेजेस और वहाँ से डाटा कलेक्ट करके सन के बारे में अर्थ पे भेजेगा, जो सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सन के कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। तो सांची जो हमारा, जहाँ पे सांची स्तूपास बने हुए हैं, तो वो हमारी जो सांची स्तूपा वाली सिटी है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची में हमारी। इसमें जो कैपेसिटी है दैट इज 3 मेगावाट्स, और ये नगौरी नियर सांची के एरिया में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इससे जो कार्बन एमिशंस कम होंगे वो होंगे 13,747 टन्स के, विच इज इक्वलेंट टू 2,38,000 ट्रीज। जितना 2,38,000 ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में एमिट होने से बचा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर सिटी। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जो चीज़ न्यूज़ में बहुत चल रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई है अंडर रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे देश के इससे पहले। तो उनके अंडर एक कमेटी बनाई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है कि देश में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं वो एक सेम टाइम पर ही होने चाहिए। तो उससे क्या है, हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। एक बार इलेक्शन कराने में सरकार का बहुत खर्चा हो जाता है, तो उस खर्चे को बचाने के लिए हम एक ही बार इलेक्शन करना चाहते हैं, और भी कुछ बेनिफिट हमें उससे मिल सकते हैं। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है अंडर रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 स्टैचूज जिनको अभी रिसेंटली अनवील किया गया है। सबसे पहला स्टैचू है हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक स्टैचू अनवील किया है। वो स्टैचू है हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिनका नाम था R.K. षणमुखम चेती। तो ये जो हमारा स्टैचू है ये रहेगा साउथ इंडियन पंचायती संघा कॉम्प्लेक्स में, विच इज सिचुएटेड इन रेस कोर्स एरिया ऑफ कोयम्बतौर। तो ये साउथ के एरिया में कहीं पर इसको अनवील किया गया है। दूसरा है हमारा महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू, जो कि 12 फुट का स्टैचू रहेगा। उसको हमारी प्रेसिडेंट ने अभी अनवील किया है, जो कि गांधी वाटिका नियर राजघाट में रहेगा। तो 45 एकड़ का एक एरिया है जिसमें कहीं पर गांधी जी का एक स्टैचू अनवील किया गया है। दीज आर द पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी, जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डिक्लेयर किया जा सकता है जो 100% यूनिवर्सिटी नहीं होते। इसके रिलेटेड यूजीसी की अभी रिसेंटली नई गाइडलाइंस भी आई थी। तो उन गाइडलाइंस में एक क्राइटेरिया था कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के मामले में, हमारे रिलीजियस कल्चर के मामले में, हमारे एथिक्स को कंजर्व करने के लिए काम कर रहा है, तो उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। अब एनसीईआरटी जो हमारे स्कूल के सिस्टम को रेगुलेट करता है, बुक्स पब्लिश करता है, वो जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सितंबर 1 को 63rd फाउंडेशन डे था एनसीईआरटी को, जिसको कमेमोरेट करते हुए उसको ये स्टेटस दे दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनवील किया है। उसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। तो ये बेसिकली आप ये मान के चलिए कि 72 क्यूब्स को मिलाकर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें
ये बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू है, वेंटिलेटर्स हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मान लीजिए कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को उठाकर वहाँ पर लेकर जाया जा सकेगा। तो दुनिया में ऐसी चीज़ पहली बार इंडिया ने की है और इसका नाम रखा है आरोग्य मैत्री क्यूब। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नागालैंड ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आधार कार्ड के साथ आपके बर्थ सर्टिफिकेट लिंक हो जाएंगे, 0 to 5 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंडेट किया गया है, तो उनका जो भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जो भी इनका स्कूलिंग का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपस में लिंक होकर चलेंगी। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये चीज़ अभी तक नहीं हुई थी, पहली बार जो स्टेट ने की है वो है नागालैंड। आगे हम बात करते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट। हमारा इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो इंडिया में ही बनाया गया था, जिसका नाम है कारकापुर, गुजरात में उसको बनाया गया है। कारकापुर उसका पावर पॉइंट, उसका न्यूक्लियर पावर स्टेशन ही उसका नाम है। तो इसमें कंट्रीब्यूट किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इसकी जो कैपेसिटी है दैट विल बी 700 मेगावाट्स ऑफ कैपेसिटी। इससे पहले भी गुजरात में ऐसे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कैपेसिटी 220 मेगावाट्स के आसपास थी। तो काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली गुजरात में अनवील हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायकॉम 18 जो कि रिलायंस के अंडर एक सब्सिडरी कंपनी है। उसने अभी बीसीसीआई के टीवी और डिजिटल मीडिया के जितने भी मैचेस होंगे इंडिया में आने वाले 5 सालों में, उसके जो राइट्स हैं, टेलीकास्ट करने के राइट्स हैं, वो अचीव कर लिए हैं इन अ बिडिंग। तो वायकॉम 18 रिलायंस ओन्ड आउटलेट है, उसने इंडियाज डोमेस्टिक मैचेस एंड बीसीसीआई होस्टेड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये जो 88 मैचेस होने वाले हैं 2023 से लेकर 2028 के बीच में 88 ऐसे मैचेस होंगे जिनको ब्रॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ वायकॉम 18 कर पाएगा, चाहे वो डिजिटल मीडिया है चाहे वो टीवी है। तो बीसीसीआई ने जो बेस प्राइस रखा था दैट वाज ₹20 करोड़ पर मैच फॉर टीवी राइट्स एंड 25 करोड़ पर मैच फॉर डिजिटल राइट्स, विच इज टोटल टू 3960 करोड़। और बिडिंग में जाते जाते ये अमाउंट 5500 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तो वायकॉम 18 एंड बीसीसीआई का जो डील फाइनल हुआ है दैट इज समथिंग 5500 करोड़ के अप्रॉक्सिमेटली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम। तो अब आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एटीएम कार्ड की। अब इंडिया ने एक ऐसा एटीएम लॉन्च किया है जहां आप यूपीआई के थ्रू भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक सिमिलर क्यूआर कोड जैसा आप यूज करते हैं यूपीआई करने के लिए, तो वैसा वहां पे अपीयर होगा। आप उसको स्कैन करेंगे एंड यू कैन विड्रॉ योर मनी, वहां से इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए व्हाइट लेबल एटीएम जो बनाया है हिताची पेमेंट सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैब किया था हिताची के साथ। इन दोनों ने मिलकर इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम एस्टेब्लिश किया है। आगे हम बात करते हैं एशियान समिट जो कि जकार्ता में हुई थी और ये 43rd एडिशन था उस समिट का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एशियान ग्रुप, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट जो जोको विडोडो हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने इसको होस्ट किया था इस बार। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि एशियान की जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन जकार्ता ओनली, इन इंडोनेशिया ओनली। सितंबर 5 से 7 तक ये चली है। इस साल का उनका थीम था एशियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एशियान के बारे में अगर हम वैसे बात करें तो वो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1967, 56 ईयर्स अगो, एंड हेडक्वार्टर्स जैसे मैंने बोला वो इंडोनेशिया में ही है इसके। नेक्स्ट वी हैव न्यूज़ अबाउट अपॉइंटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार रेलवे बोर्ड के चीफ एक वुमेन को इलेक्ट किया गया है जिनका नाम है जया वर्मा। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड। 118 साल के इतिहास में रेलवे बोर्ड जब से इस्टेब्लिश हुआ है आज तक ये चीज़ नहीं हुई थी, पहली बार हुई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जया वर्मा उनका नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास आनंद महिंद्रा, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वराज ट्रैक्टर्स कंपनी का, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मोहाली, जो हेडक्वार्टर है मोहाली में, एंड इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट्स है हमारे पास दैट इज मनीष देसाई टेक्स चार्ज ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वो ब्यूरो है जो हमारे गवर्नमेंट के बारे में कोई भी अपडेशन होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, या किसी भी मिनिस्ट्री ने क्या किया, उसका सारा अपडेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज करता है। तो उसके हेड को भी अपॉइंट किया है जिनका नाम है मनीष देसाई। नेक्स्ट जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, प्रेसिडेंट ऑफ
जो हमारा इंस्टीट्यूट है फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके नए प्रेसिडेंट आर माधवन को अपॉइंट किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब तक जब से वो इंस्टीट्यूट बना है उसका जो भी चीफ बना है वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट ही होता था। 2019 में दे टुक एन इनिशिएटिव जब अनुपम खेर जी को पहली बार उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद अब आर माधवन को उस पोजीशन पर रखा गया है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर। अब वो वहाँ पर एज अ काम करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिनको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो ये जो अवार्ड है इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडल इंडियन बियरिंग द लाइकलीनेस ऑफ द लेट प्रेसिडेंट एंड कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। अब जो 4 इंडिविजुअल हैं जिनको ये प्राइज दिया गया है जो एशिया के अलग अलग कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले है रवि कन्ननार, ये इंडिया से हैं, इनको हॉलिस्टिकल हेल्थ केयर में ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है यूजेनियो लेमोस, ही बिलोंग्स फ्रॉम टाइमोर से बिलोंग करते हैं ये। देन इज मरियम कर्नल, शी बिलोंग्स फ्रॉम फिलीपींस एंड कॉर्वी राक्शन, ही बिलोंग्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो इन 4 इंडिविजुअल्स को इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड्स में रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली देयर आर जस्ट 4 इंडिविजुअल्स और वो भी अलग अलग कंट्री से हैं। तो एज इंडियंस हमारे लिए इंडिया वाला सबसे इंपॉर्टेंट है रवि कन्नन, और बाकी भी तीनों उतने ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है और उनके कंट्रीज की वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो किसी प्लेस की किसी स्पेशल चीज़ को दिया जाता है। इसमें जो सबसे पहला है वो है जम्मू कश्मीर की 2 आइटम जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनको ये टैग दिया गया है। पहले है भादरवा राजमा एंड देन इज रामबन सुलाई हनी। जो ये हनी है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इंटरनेशनल गिफ्ट्स में भी देने के लिए यूज़ किया है। तो ये दोनों चीज़ें बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से, इन दोनों को जीआई टैग मिल गया है। दूसरी चीज़ है आपका ओडिशा का, जिसमें रायागढ़ा शॉल्स एंड कोरापुट काला जीरा राइस। तो ये जो शॉल्स हैं ये खास तरीके से बनाए जाते हैं जो वहाँ का एक ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप कैटेगरी के लोग बनाते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दीज आर द शॉल्स दे आर मेकिंग। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज जीआई टैग देकर। और दूसरा है काला जीरा राइस जो कि वहाँ की एक स्पेशलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी के एशिया कप 2023 के बारे में, जिसमें इंडिया जीत कर लाया है हमारे लिए लॉरेंस और पाकिस्तान को हमने उस मैच में हराया है। तो ये जो इस बार का मैच था ये हुआ था सलाला ओमान में, जहां पर जो फाइनल मैच था वो इंडिया ने जीता है। इससे पहले सेमीफाइनल्स में हमने मलेशिया को हराया था विद 10-4 में। अब ये मैच जीतने के बाद इंडिया क्वालिफाई हो गया है फॉर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विच इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर इन ओमान। अगले साल जो ओमान में मैच होगा 2024 में, उसके लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। इस बार का जो मैच है वो भी ओमान में हुआ था, तो वो मैच इंडिया अब जीत चुका है। आगे बात करते हैं दिव्या देशमुख इमर्जेस विनर ऑफ 2023 टाटा स्टील चेस इंडिया। तो टाटा स्टील चेस इंडिया ने अभी एक वमेन रैपिड टूर्नामेंट कराया था जिसमें जो हमारी दिव्या देशमुख हैं, शी 17 ईयर ओल्ड और ये चेस वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं। शी बिलोंग्स फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। तो उन्होंने बैक टू बैक पूरी गेम को डोमिनेट किया है। 3-4 उनके टूर्नामेंट्स हुए थे जिन सारे मैचेस में वो जीत कर आई हैं एंड शी इमर्ज्ड एज टाटा स्टील चेस इंडिया चैंपियनशिप फॉर 2023। आगे हमारे पास हैं इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले जैसे आपको पता है September 5 विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल टीचर्स डे इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनकी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए ये है सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो उनका टाइम पीरियड था। On the same day, it is the death anniversary of Mother Teresa। तो September 5 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के तौर पे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इनके रिकॉग्नाइज करते हुए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन 1979। तो चैरिटी में ही इनका मेन जो पर्पस ऑफ लाइफ था दैट वाज इंक्लाइंड इन चैरिटी, और इंडिया में ही इन्होंने मैक्सिमम काम किया है। तो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी दोनों दिनों को कमेमोरेट किया जाता है 5th of September को।
नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट डे है दैट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ दैट इज सिग्निफिकेंट। उस टाइम पीरियड में इंडिया ने क्या किया दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट हियर। ये सेलिब्रेट होता है सितंबर 8 को और इसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है एज लिटरेसी डे। इस साल का हमारा थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। तो अभी हम जो ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में जिस लिटरेसी की हमें ज़रूरत है वो हमारा इस साल का थीम था। तो इस साल के हमारे लिटरेसी डे को कमेमोरेट करने के लिए इंडिया ने एक लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया था फ्रॉम 1 to 8 ऑफ सितंबर। 8 ऑफ सितंबर आने तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये एक इंडिया की नई स्कीम है जिसका नाम उल्लास भी रखा गया है। सो दिस इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन लाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है हमारी, विच विल रन फ्रॉम 2022 to 2027। तो इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। तो बेसिकली इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिटरेसी देने के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, इन चीज़ों के इन 5 थीम्स के ऊपर प्रमोट किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, हमारी जो नई पॉलिसी आई थी 2020 में, तो वो पॉलिसी का मेन फोकस ही यही था कि जो बच्चे हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स में ज़्यादा जाएं, वो जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा हों, उसके लिए तैयार रहें। थ्योरेटिकल एजुकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज मच एज प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने ये लॉन्च किया था उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम। तो इसके प्रपोर्शन में हमने हमारा लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया है जो एक्चुअल में डे है दैट इज़ 8 ऑफ सितंबर। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.